आज मैं आप लोगों के सामने मैट्रिक्स चैप्टर लेके आ रहा हूं, जिसे आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह भी जान पाइएगा कि आखिरकार मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या जानना है, क्या नहीं जानना है। इन सभी बातों को लेकर हम आपके सामने इन सभी चीजों का हम चर्चा करेंगे। इससे पहले ये हम बता दें कि आपके आने वाले एग्जाम में मैट्रिक्स से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर टोटल 6 नंबरों का प्रश्न पूछेगा और आपके सामने फरवरी माह में 12th का एग्जाम है और ये सबसे आसान चैप्टर दिया गया है। सिर्फ इसमें समझने का फर्क एक ही चीज पर पता चलता है, वो है रो और कलम है क्या। जबकि आपने विगत रिलेशन फंक्शन पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के आप मैट्रिक्स की ओर अग्रसर हुए हैं। और इसमें आपको यह बताने जा रहा हूं कि आखिर मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स से कितने वर्गों में बांटा गया है, इसके साथ सवाल कैसे बनेगी। हम सब पहले मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में इसको हम कहते हैं आव्यूह। आव्यूह कहने का मतलब जो संख्या क्रमवार से आता हो, जिसकी चर्चा की गई हो। तो मैंने किया है कि आव्यूह को हमने मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा है, जिसकी चर्चा यहाँ पर कर दिया गया है। एक कॉलम में जिसको हम स्तंभ कहते हैं, अर्थात उदग्र रेखाएं हो जाएंगे, और दूसरा है रो अर्थात पंक्ति, जिसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं। क्योंकि कॉलम को हम सी से इंडिकेट करते हैं, जबकि पंक्ति को हम आर से इंडिकेट करते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे आखिरकार उदग्र रेखाएं हैं क्या और क्षैतिज रेखाएं हैं क्या। अर्थात कॉमन भाषा में देखा जाए तो कॉलम और रो शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए। कॉलम का मतलब स्तंभ होता है और रो का मतलब पंक्ति होता है। इसी को अगर दूसरा भाषा में जाए, हिंदी का सही मीनिंग में जाए तो स्तंभ को उदग्र बोलेंगे और रो का मतलब क्षैतिज। हम सबसे आसान भाषा में समझा देते हैं आपको कि हमने बोला है उदग्र और हमने लिखा है क्षैतिज। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उदग्र और क्षैतिज। तो उदग्र और क्षैतिज, तो उदग्र का मतलब होता है जो हम जिस अवस्था में होते हैं, यानी हम खड़े हैं तो उदग्र है, हम खड़े हैं तो क्या है वो उदग्र है, और वही हम जब अपने बिछावर पे लेट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, क्षैतिज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, क्षैतिज। तो जो आपके खड़े वाले जो संख्याएं होंगे, जो आपके तरह लगता होगा, दिखाई देता होगा, जो नया ये संख्या हमारे तरह ही दिखाई दे रहा है, वैसे संख्या को स्तंभ या कॉलम कहेंगे। और लगे वो संख्या लेटा हुआ है या उसको क्रमवार क्षैतिज रूप में दिया गया है, उसको क्या बोलेंगे, रो या पंक्तिज बोलेंगे। जैसे इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, समझिएगा। इसमें मैंने यहां पर लिखा है बाबू 15, 10, 13, 6, 2 और 5। इसमें यह आपको पकड़ना है, इसमें अर्थात रो है कौन और कॉलम कौन है, यानी कहने का तो पंक्ति और स्तंभ कौन है। तो पंक्ति की चर्चा आ जाएगी। तो पहले मैंने कहा इसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति अर्थात रोज बोलते हैं। आपको स्पष्ट दिखाई देता हूं, मैं भाषा जो बोल रहा हूं उस भाषा में कहा गया है तो जो आपके तरह लेटा हुआ दिखाई दे, तो ये संख्या हमें लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये सब के सब क्या है बाबू, रो हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, रो। अर्थात इसको हम बोलेंगे पंक्ति अर्थात आर। हमें यहाँ तक लगता है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ इसमें। उसके बाद मैंने कहा अगर मैं खड़ा हो चुका हूँ और कोई व्यक्ति यदि पंक्ति का बस खड़ा है वहां पे, तो उस जगह के स्तंभ को क्या बोलेंगे, स्तंभ। उस जगह का स्थान को हम क्या बोलेंगे, स्तंभ। अर्थात इसको हम क्या लिखेंगे, C1, C2, यही क्या बोलेंगे। ये हो जाएगा C1 और ये क्या हो जाएगा R1, फिर ये होगा C2, फिर R2। अर्थात कहने का मतलब रो और कलम में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। मैट्रिक्स यदि हम जानने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले मैट्रिक्स में जानने के लिए 2 चीजों को सबसे पहले ग्रहण करना होगा। पहले अर्थात रो किसे कहेंगे और स्तंभ किसे कहेंगे। कौन सी रेखा वाले को रो कहेंगे, दीपक कहते हैं, पंक्ति किसे कहते हैं। जहां तक मैं आशा आप लोगों से करता हूं कि कहीं भी समस्या नहीं होगा, ना तो स्तंभ समझने में हुआ होगा और ना ही पंक्ति समझने में हुआ होगा। अब हम आपको यह बताऊंगा कि आखिर आव्यूह के हैं क्या, प्रकार है क्या। तो कहने का मतलब आव्यूह के जो प्रकार बताएंगे उन प्रकार में आ जाएगा टाइप्स ऑफ। ध्यान दीजिएगा आप लोग,
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के क्या हो जाना चाहिए? प्रकार। इसमें कुछ प्रकार की हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। सबसे पहला प्रकार मेरा आएगा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ, अभी जस्ट मैं बताता स्तंभ का मतलब क्या होता है बुआ। स्तंभ का मतलब जो होता है वो मैं जस्ट बताया था, जो आप जिस अवस्था में आप खड़े होते हैं, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो भगवान की प्रार्थना करते हैं या सूर्य भगवान की उपासना करने के लिए आप जब उनके ऊपर खड़ा होते हैं, वो समझिए आपके लिए क्या है? वही आपका स्तंभ है, यानी वो अवस्था आपका स्तंभ होगा। और स्तंभ वाली अवस्था में जब आप आइएगा तो हमेशा आप सीधे खड़े रहिएगा। अर्थात इसका उदाहरण देख लीजिए, हमको लगता है आप लोग नहीं भूल पाइएगा स्तंभ किसे कहेंगे बाबा। 0 √3 -1 और 1/2। हमने जो उदाहरण हमने आपको एग्जांपल हमने जो दिया है यह स्तंभ आव्यूह का दिया है, अर्थात यह बिल्कुल खड़ा है। और पता है स्तंभ आव्यूह को हम लिखते हैं कॉलम, अर्थात सी, यानी कॉलम को इंडिकेट किससे करेंगे? हम सी के द्वारा क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे। तो आव्यूह के प्रकार में पहला प्रकार आपका आ गया था बाबू स्तंभ आव्यूह, जो बिल्कुल खड़ा दिखाई दे रहा है ना। तो जब एक खंबे की तरह खड़ा दिखाई दे तो खंबा हो गया आपका स्तंभ। खंबा क्या हो जाएगा? स्तंभ। एक कहावत है देहाती भाषा में, जो गांव घर में जब भोज के लिए आप नीचे बैठ जाते हैं तो लोग कहते हैं पंक्तिबद्ध हो जाइए, पंक्ति में बैठ जाइए। तो जब तक आप भोज के लाइन में खड़ा है तो वो स्तंभ है, और जैसे ही आप बैठ जाते हैं तो कहिएगा सर जी बैठ गए तो स्तंभ होगा कि नहीं होगा? वो भी स्तंभ होगा। स्तंभ कब नहीं होगा? जब आप उन पर लेट जाइएगा तो वो स्तंभ नहीं होगा। दूसरा है, तो पहला हो गया स्तंभ आव्यूह बिल्कुल क्लियर, कहीं भी समस्या नहीं आना चाहिए। दूसरा आपका जो आव्यूह का जो प्रकार होंगे बाबू, वह प्रकार है पंक्ति आव्यूह। क्या बोले? पंक्ति आव्यूह। इस और पंक्ति आव्यूह में चर्चा, पंक्ति आव्यूह को हम जस्ट बताए थे, पंक्ति को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे बोले? रो मैट्रिक्स। यानी स्तंभ आव्यूह के बाद दूसरा नंबर क्या जाएगा? पंक्ति आव्यूह अर्थात रो मैट्रिक्स। इसमें मैं एक ही शब्द में कहा था आप लेट जाइए या सो जाइए, लेकिन जमीनी विवाद के समस्या जमीनी रूप में आप आ जाते हैं, बिछावन पर जब लेट जाते हैं पूर्णतः, तो इस आव्यूह को हम बाबू पंक्ति आव्यूह कहेंगे। जो खड़ा वाला व्यक्ति था उसको चुपचाप क्या कीजिए, आप कुछ नहीं देखिए, ना आगे ना पीछे देखिए, और उसको चुपचाप लेटा दीजिए। एग्जाम्पल मैं यही देता हूँ, 0 √3 -1 और 1/2। यह जो हो गया आपका पंक्ति आव्यूह हो गया, अर्थात रो मैट्रिक्स हो गया, और ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया बाबा। आप खड़ा थे तो कॉलम है, सो गए तो क्या है? रो है। अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं तो स्तंभ है, क्षैतिज है तो क्या है? पंक्ति है। एक बैट्समैन दोनों चीज का इस्तेमाल करता है, एक बैट्समैन दोनों चीजों का इस्तेमाल करता है। जब वही बैट्समैन आउट होने की अवस्था में होता है, किसी फील्डर कैच में कैच आउट होने की संभावना रहता है, तो वही गेंद ऊपर की ओर जाता है। तो जब गेंद आपका ऊपर की ओर जा रहा है तो यह स्तंभ है। और वही बैट्समैन जब जमीनी रास्ते से चौका लगाता है तो यह आपका क्या है? पंक्ति है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा। तो हेलो आव्यूह अर्थात वर्ग आव्यूह को इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बाबू रे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम क्या लिखेंगे बाबू रे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई क्रिकेटर होंगे तो उनको तो पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है। एक नॉर्मल क्लास में बच्चा जानेंगे स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जब आप पहली क्लास दूसरे क्लास की ओर बढ़ते हैं तो आप लोगों को शिक्षकगण जो होते हैं वो वर्ग पूरा करना सिखलाते हैं, अर्थात समान निकालना है। तो वर्ग में आप लोग स्पष्ट पढ़ाए होंगे सर लोग, ये 2 का स्क्वायर हुआ कितना होता है? तो आप बोलते हैं 4। 3 का कितना होता है? तो बोलते हैं 9। तो स्क्वायर कहने का मतलब 2 × 2 तब ना 4 हुआ हो, फिर 3 × 3 कीजिएगा तब ना 9 होगा। अर्थात वर्ग आव्यूह में कहा जाता है कि जिन पदों का जो संख्याएं दी जाएंगी उनकी अगर रो जो होंगे वो परस्पर कॉलम के बराबर होंगे, तो इस प्रकार का आव्यूह कौन सा आव्यूह कहेंगे? वर्ग आव्यूह। यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यदि आपस में बराबर हो या समान हो, इस आव्यूह को हम
वर्गाव्यूह कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब एक अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। मैंने कहा एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यदि आपस में समान हो, तो इस अवयव को वर्गाव्यूह कहते हैं। हेलो, यह कोचिंग पर आती है, बैग दे दे, बैग देना था। कहा बाबू आप लोगों को अभी तक आप लोगों को दो चीज हमने बताया, एक आपको पंक्ति अवयव बता दिया, स्तंभ अवयव बता दिया। अब तीसरा जो चल रहा है वो है वर्ग अवयव। अर्थात मेरे कहने का मतलब हुआ जो वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में परस्पर समान हो, इस अवयव को हम वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे बाबू m बराबर n, अर्थात पंक्ति की संख्या जो है वह स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है। यानी पंक्तियों की संख्या इक्वल टू ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्तंभों की संख्या। ये क्या हो जाएगा, स्तंभों की। जिसका इसका एग्जांपल मैं देता हूं, मान लिया जाए 1 2 3 4, मान लीजिए तो यह क्या क्या बाबू रे 2 का, यानी R1 R2 C1 C2, अर्थात 2/2 का है। अर्थात पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी क्या हुआ है, 2। तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या आपस में समान हो या बराबर हो, इस अवयव को हम वर्ग अवयव अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जिसे हम क्या लिखेंगे बउआ, m बराबर क्या लिखेंगे, हम n लिखेंगे। तो हमने 3 चीज बताया। हमने एक पहला बताया कि स्तंभ अवयव किसे कहेंगे, तो जो खड़ा होगा वह स्तंभ होगा, जो लेटा हुआ होगा वो पंक्ति होगा, और जो अपने पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को परस्पर आपस में समान होगा वह वर्गाव्यूह होगा। अब आगे मैं चौथा पे चलता हूँ। चौथा आपको टाइप बताऊंगा अवयव के प्रकार में। मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों प्रकार में कहीं आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी प्रकार का समस्या हो या समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखे और उसका मैं निदान करने का प्रयास करूंगा। फिर चौथा जो आपका होगा बाबू वो हो जाएगा आपका विकर्ण अवयव। चौथा क्या आप यहाँ पर लिख रहा हूँ, विकर्ण अवयव। और विकर्ण अवयव को हम बोलेंगे बाबू यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपका हो जाएगा बाबू डायगोनल मैट्रिक्स। अभी तक हमने 3 चीज जाना, तीन प्रकार का था। जो खड़ा था वो स्तंभ हो गया, जो लेटा हुआ था वो पंक्ति हो गया, और जो अपने समान पंक्ति और समान अवयवों के बराबर था तो वह वर्ग अवयव हो गया। अब है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ग अवयव को ही विकर्ण अवयव कहा जाता है। जो वर्ग अवयव होगा ना बाबा उसी को हम क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। लेकिन इनके सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अर्थात ये किस प्रकार का अवयव कहलाएंगे, विकर्ण अवयव कहलाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल मैं देता हूं, अगर ध्यान लिया जाए, ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। एक एग्जांपल मैं आपको मैट्रिक्स का दे रहा हूं, दे लीजिए। अगर मान लिया जैसे -1 0 2, तो देखिए ये वर्ग अवयव तो बिल्कुल वर्ग अवयव है क्योंकि ये 2/2 का है। तो जब 2/2 का होगा तो वर्ग अवयव बिल्कुल होगा। लेकिन विकर्ण अवयव के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मान लिया जाए विकर्ण तो यह एक मैं जब वर्ग बनाता हूं तो सर लोग बताए होंगे जब आप विकर्ण खींचो तो हम विकर्ण इसी का खींच देते हैं। डबल कहते हैं तो डबल खींच देते हैं। अर्थात बीच वाली रास्ता जो हम अपनाएंगे वही रास्ता जो शून्य के रूप में होगा वह कौन सा अवयव होगा, विकर्ण अवयव होगा। लेकिन पूछेगा जी क्या हम विकर्ण अवयव को वर्ग अवयव कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सभी विकर्ण अवयव वर्ग अवयव होंगे, लेकिन सभी वर्ग अवयव विकर्ण नहीं होगा। क्योंकि आप लोग जान चुके हैं
जो विकर्ण होगा तो वो वर्ग होगा, क्योंकि विकर्ण में 0 आते हैं, लेकिन वर्ग अभी में तो 0 नहीं आता है। इसलिए आप अपने भाषा में कॉपी नोट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सभी विकर्ण अवयव वर्ग अवयव होंगे, लेकिन सभी वर्ग अवयव विकर्ण अवयव नहीं होंगे। आगे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा अगला प्रकार में मैं चलता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा सा सबका जानकारी मैं देता हूँ, क्योंकि परीक्षा आपका काफी नजदीक आ चुका है। नहीं लीजिए, मैथ आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, साथ ही साथ कहीं भी समस्या नहीं होगा। अगर समस्या होता है तो कमेंट करें और उस समस्या को हम आपको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई ज्यादा भारी नहीं है, कोई टफ नहीं होगा, आसानी से ध्यान दीजिएगा। हमने कहा था जो वर्ग अवयव में वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो उसे वर्ग अवयव कहेंगे। और हमने आपको एग्जांपल दिया था, वह खूब एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा। 2/2 कीजिए, या अगला भी 3/3 होगा, 4/4 होगा, 5/5, यानी दोनों समान होगा तो वह कौन सा अवयव होगा? वर्ग अवयव होगा। अवयव को हम अदिश अवयव कह सकते हैं। एक विकर्ण जो अवयव होगा वो बिल्कुल अदिश अवयव होगा। बस इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इनके जितने विकर्ण होंगे ना वह समान होंगे। जैसे ध्यान दीजिए, इसमें देखिए कहेगा सर कि सर इसमें भी तो विकर्ण समान है, या भी हो सकता है अदिश अवयव। तो मैंने क्या कहा? विकर्ण अवयव को हम अदिश अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अदिश अवयव कहेंगे, अर्थात एक विकर्ण में मैं जैसे मैं आपको लोग एग्जांपल में दे रहा हूं। अगर मान लिया जाए जो हमने लिखा √3 0 0 0 √3, थोड़ा ध्यान दीजिएगा हल्का सा, √3 0 0 0 √3 0 0 √3। देख लीजिए बाबू, इसका विकर्ण समान है। तो जब विकर्ण समान हो तो इसको कौन सा अवयव कहेंगे हम? अदिश अवयव। ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा जो भी विकर्ण अवयव होंगे वो कौन सा अवयव होंगे? अदिश अवयव होगी। हर अवयव एक न एक दूसरे से टैग है बाबू। जो वर्ग अवयव हुआ था वो कौन सा अवयव कहला गया था? विकर्ण अवयव कहला गया। और जो विकर्ण था वो क्या कहला गया? अदिश कहला गया। इसमें थोड़ा देखिए, सीधा मैंने चला तो सीधा एक दो का रिलेशन एक न एक से बनता चला गया। और इसी को यदि मैं उलट दूंगा तो लिख यहाँ कहेगा क्या? कि प्रत्येक अदिश अवयव विकर्ण अवयव होंगे। अब कैसे होगा? अब ध्यान दीजिए, क्या सभी विकर्ण अवयव वर्ग अवयव होगा? तो होगा कि नहीं होगा? ये आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, होगा कि नहीं होगा। और आपके जवाब को देखकर मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो अभी तक मैंने आपको 5 तरह का अवयव बताया। सबसे पहला था स्तंभ अवयव, दूसरा था पंक्ति अवयव, तीसरा है वर्ग अवयव, चौथा है विकर्ण अवयव और पांचवा क्या है? अदिश अवयव। आगे चलिएगा, थोड़ा सा किसी प्रकार की समस्या हो बताइए, फिर मैं आपको आगे उन सवालों को मैं डील करने का प्रयास करूंगा। आपने 5 अवयव को देखा और छठा अवयव जो चल रहा है तत्समक अवयव। तो ये 5वां अवयव आप लोगों ने देखा था अदिश अवयव। जो आप लोगों ने देखा था उसमें विकर्ण समान था, लेकिन विकर्ण समान था तो कुछ भी था, 5 5 5 4 4 4 √3 √3 √3। अब कहेगा तत्समक में एक ही चीज बाबू जो कॉमन होंगे, जो ऐसे वर्ग अवयव जिनके विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए? एक। बस एक ही कॉमन चीज है, यदि उसका विकर्ण का मान सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक है, तो ये कौन सा अवयव होगा? तत्सम अवयव होगा। अगर एक नहीं होगा और एक के साथ कोई दूसरा संख्या दे दिया जाए तो वह अवयव जो होगा आपका जो अवयव होगा वो अदिश अवयव होगा, यानी स्केलर मैट्रिक्स होगा। मैंने बिल्कुल क्लियर किया है। अगर मान लिया जाए या हमने जो एग्जांपल में एक संख्या हमने तैयार किया है बाबा, उसमें जो संख्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 हमने 1 दिया है, तो मैंने कहा दिया कुछ नहीं, देखिए रामबाण है बाबू, एक पर ऐसे हाथना चाहिए और देखिए एक एक है कि नहीं है। तो एक एक यदि आपको है या मिल गया तो कौन सा भी हो जाएगा? तत्समक का भी हो जाएगा।
यही एक के स्थान कोई संख्या हम चेंज कर दे, एक को हटा कोई भी संख्या दे दे, तो वह बाबू आपका हो जाएगा अदिश अवयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोले? अदिश अवयव हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आगे थोड़ा सा, हमको लगता है समझ गए होंगे। लास्ट जो है अवयव का प्रकार, जो 7वां प्रकार जो होगा वह है शून्य अवयव। देखिए शून्य से आपको स्पष्ट हो रहा है, नाम से। देखिए कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो नाम ले लीजिएगा और उसका आंसर निकल जाएगा बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, जिसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। नाम लेने से पता चल जाता है बाबू जाति का, तो ये कौन बड़ा चीज है, इसमें भी पता चल जाएगा आपको। नाम है क्या है? शून्य अर्थात जीरो। तो वैसा अवयव जिनके सभी के सभी अवयव क्या हो? जीरो हो। वैसा अवयव जिनके सभी के सभी अवयव क्या होना चाहिए? जीरो। इस अवयव को हम शून्य अवयव कहते हैं बाबा। तो अभी अवयव के टोटल कितने प्रकार हुए बाबू? 7 प्रकार हुए। पहला था स्तंभ। मैं चर्चा बारीकी से बारी से करता हूं, ध्यान में रहेगा। सबसे पहले हमने चर्चा किया था स्तंभ अवयव। स्तंभ में हमने कहा था वैसा अवयव जिनके सभी के सभी अवयव क्या हो? ऊर्ध्वाधर हो, यानी खड़े की अवस्था में हो। तो जब ऊर्ध्वाधर संख्याएं होंगे तो इस अवयव को हम स्तंभ अवयव कहेंगे। दूसरा हमने कहा था और स्तंभ अवयव को हम कॉलम कहते हैं, अर्थात इसे हम सी द्वारा सूचित करते हैं। उसका हमने बताया था कि पंक्ति अवयव किसे कहेंगे? जिसको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। जो क्षैतिज अवस्था में हो, जो सुताई अवस्था में हो, क्या हो जाएगा? वह जो हो जाएगा आपका दूसरा जो हो जाएगा वहां पर, वह क्या हो गया आपका? पंक्ति अवयव। तीसरा हमने बताया आपको वर्ग अवयव। वैसा अवयव, वर्ग अवयव, वैसा अवयव जिनके पंक्ति और स्तंभों की संख्या, पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में समान हो या बराबर हो, वैसे अवयव को हम वर्ग अवयव कहते हैं। चौथा अब आपके लिए सामने आया था विकर्ण अवयव। वैसा अवयव जो वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव कहलाएगा, लेकिन उनके विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। विकर्ण अवयव ध्यान दीजिएगा, विकर्ण अवयव क्या होगा? विकर्ण जो होंगे वो क्या होंगे? जीरो होंगे। देखिए ये कॉमन चीज है, वर्ग अवयव में कोई जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होता है कोई दिक्कत नहीं, संख्या क्या होना चाहिए? समान, यानी पंक्ति स्तंभ दोनों समान होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा विकर्ण है, तो विकर्ण के जो अवयव होंगे, विकर्ण वाले अवयव क्या होना चाहिए? जीरो। तो विकर्ण अवयव और अदिश अवयव मैंने कहा था विकर्ण की संख्या ना तो जीरो होना चाहिए ना 1 होना चाहिए। तो ऐसे अवयव को जो हम बोलेंगे वो अदिश अवयव बोलेंगे। और लास्ट में आपका आता है तत्समक अवयव। वैसा अवयव जिनके विकर्ण के अवयव 1 हो, जिनके विकर्ण के अवयव 1 हो, वह तत्समक अवयव कहलाएगा। और आखिरी था जीरो, जिनके अवयव क्या होना चाहिए? जीरो। मैं 3 चीज बात फिर से बोलना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। विकर्ण अवयव में विकर्ण वाला संख्या जीरो होना चाहिए। अदिश अवयव में विकर्ण तो जीरो होना चाहिए न 1 होना चाहिए, लेकिन विकर्ण की संख्या समान हो, लेकिन एक ही हो, समान हो लेकिन एक ही जैसा हो, तो वह आपका अदिश अवयव होगा। और तत्समक के कैसे उसका विकर्ण क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी तत्समक के विकर्ण 1 होगा। उसका विकर्ण अवयव में उसका विकर्ण का मान 0 होगा। और 0 अवयव आपने देख लिया, इसका मान क्या होना चाहिए? 0, यानी विकर्ण अवयव में अवयव से क्या होना चाहिए? 0। ये आपका था बेसिक, हमने कांसेप्ट क्लियर किया। ये अवयव किसे कहते हैं, अवयव के कौन-कौन रो क्या है, कॉलम क्या है और अवयव के प्रकार क्या है। अब थोड़ा मैं सवाल पे चलता हूं। जाइए सब राजदीप के साथ सवाल कर लीजिए।